स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्राची और मैं आपकी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस लेती हूं। अभी हम अपने एनवायरनमेंट वीकली करंट अफेयर के क्लास में मिल रहे हैं। अगर आप मुझसे आज पहली बार मिल रहे हैं तो प्लीज़ से हाई टू मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप पहले से क्लासेस देखते आ रहे थे तो आई होप कि आपने PDF को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लिया होगा, उनको रिवाइज कर लिया होगा। ये तो देखिए करंट अफेयर की क्लास है जो हम हर हफ्ते करते हैं, लेकिन इसके साथ ही स्टैटिक को कवर करना भी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक फाइन बैलेंस होते हैं इन बिटवीन द स्टैटिक एंड द करंट अफेयर, राइट। तो इसके लिए जो करंट अफेयर का सॉल्यूशन था वो तो ऑलरेडी आपको दिया जा चुका था, राइट है। हम काफ़ी टाइम से जो है साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्टैटिक का सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया है। मेरी टीम की तरफ से एक न्यू सीरीज आपके लिए लॉन्च की गई है, जिसमें एनवायरनमेंट को हम एक सीरीज के रूप में कंप्लीट करने वाले हैं, राइट है। हम एनवायरनमेंट की बुक को, जो कि स्टडी IQ के द्वारा रिलीज की गई है, उस लेक्चर सीरीज के माध्यम से कवर करेंगे। एंड ऑलरेडी जो मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो है एनवायरनमेंट को सीरीज से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, बुक से रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने बुक को बाकायदा परचेज कर लिया है एंड दे आर वेरी हैप्पी। तो अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है तो पीछे नहीं रहना है, राइट है। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, राइट, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर पिंग कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन कौन से जो है आज टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो आज के क्लास में बेसिकली जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो इटसेल्फ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। यहीं पर एक टर्म आता है कार्बन लीकेज, हम उसको भी समझेंगे। दूसरा जो टॉपिक होगा आइस फ्री आर्कटिक सी, इसके बारे में देखेंगे। तो एक रिपोर्ट आई है जिसमें आर्कटिक के आसपास जो भी आइस है उसको लेकर जो है कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है। यहीं पर हम इंडिया और आर्कटिक सी का बेसिकली क्या एक पूरा का पूरा अब तक का रिलेशन चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट्स इंडिया के द्वारा जो है लॉन्च किए जा चुके हैं, इस पर भी बात करेंगे। थर्ड हमारा टॉपिक होगा डीप सी माइनिंग, अगेन इम्पॉर्टेंट वन, राइट है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको पढ़ेंगे। देन रिपेयर कैफे, ये आप एक केस स्टडी के रूप में जो है प्रिपेयर करके रखिएगा। एक्चुअली जब मेंस में आपको बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे इन्वायरमेंटल जो इश्यूज होते हैं उनके जब सॉल्यूशंस देने होते हैं, राइट है, तो जो इस तरह की केस स्टडीज होती हैं उनको आप अपने आंसर में लिख सकते हैं एंड इट विल फैच वेरी गुड मार्क्स, राइट है। तो जब भी मुझे न्यूज़पेपर में कोई भी ऐसी न्यूज़ दिखेगी जिसको आप मीन्स आंसर राइटिंग में एज अ केस स्टडी, एज एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, आई विल शेयर, राइट है। नेक्स्ट जो हमारा बेसिकली टॉपिक होगा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, तो एक आप कह सकते हैं बॉडी है, राइट है, सरकारी संस्था है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट आई है, यहीं पर एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि प्राइमरी फॉरेस्ट क्या होते हैं, राइट है। देन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, NGT काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। तो NGT को बेसिकली आप एनवायरनमेंट में तो पढ़ते ही हैं, इसके अलावा जब अपना GS पेपर 2 में, राइट है, आप कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज़, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तब भी NGT को आप कवर करते हैं। तो ये दोनों ही जो है पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। परफेक्ट है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था टेलीग्राम चैनल पे कि मैम इस बैच को हम दरअसल हिंदी में करना चाहते हैं। कुछ का कहना था कि मैम हमें कम्प्लीटली इंग्लिश में तैयारी करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि तीनों भाषाओं में ये बैच है, हिंदी और इंग्लिश तो है ही, हमने इंग्लिश में भी बैच को लॉन्च किया है ताकि जो कंफर्टेबल लैंग्वेज होता है आप उसमें पढ़ लें, समझ लें, एंड देन जो भी आपका मीडियम है उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको नोट्स दे दिए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे लाइव क्लासेस होती है, फैकल्टी के साथ आपका 1-to-1 इंटरेक्शन रहता है। हर एक स्टूडेंट पे हम एक मेंटोर भी अलॉट करते हैं, ताकि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन तो आपके जो मेंटोर्स हैं वो जो है अवेलेबल रहते हैं आपके लिए,
राइट है। और इसके अलावा इट्स अ P2I बैच। मैंने चैनल पे भी काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था, उनको भी बताया था कि आप चिंता मत कीजिए, आपका एनसीईआरटीज़ यहाँ से कवर हो जाएगा, आपका पूरा स्टैंडर्ड बुक्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। हमने जो पूरी बुक्स की एक सीरीज़ लॉन्च की है वो हम आपको आपके घर भेजेंगे एंड आपकी पूरी तैयारी यहीं से होगी, उसके बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट है। एक बिग डिस्काउंट आप अपनी फीस पर ले सकते हैं अगर आप आपका अपना फैकल्टी कोड यूज़ करते हैं, डेट इज़ प्राची लाइव। अगर इस कोड को अप्लाई करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, प्लीज़ मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिएगा। तो बैच के बारे में थोड़ा और डिटेल से बात करेंगे वीडियो के एंड में। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद प्राची, राइट है। चलिए, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक, प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। हम थोड़ा सा डीप में बढ़े उससे पहले जो नाम है उससे कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा 3-4 बातें बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। पहला, शेयरिंग इज केयरिंग। दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। तीसरे, मैं बात कहती हूँ कि नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। और आज के टाइम की बात करें तो नाम में डेटा रखा है, राइट। वेल, साइंस में कभी इस टॉपिक पर बात करेंगे, फिलहाल फोकस कीजिए। हम बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स जो भी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं वो सीमा को लेकर है, बॉर्डर को लेकर है, दो कंट्रीज के बीच में जो बॉर्डर होता है उसको लेकर है। किस चीज़ के लिए? कार्बन के लिए। फिर क्या है? एडजस्टमेंट है, यानी कि कुछ हम एडजस्ट करने की बात करें। मैकेनिज्म में क्या है? बेसिकली आपने कोई रास्ता निकाला है, ठीक है। अब देखिए, जो यूरोपियन यूनियन है, राइट है, उन्होंने कार्बन को लेकर अपने कुछ गोल्स सेट किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमें क्या है, नेट जीरो एमिशन को अचीव कर लेना है। परफेक्ट है। इसके लिए उन्होंने अपने यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इम्प्लीमेंट करने शुरू कर दिए हैं। यानी कि जो कंपनीज यूरोप के अंदर हैं वो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही होंगी। एंड इसके अलावा यूरोप के अंदर क्योंकि ग्रीन एनर्जी, राइट है, एंड नॉन फॉसिल फ्यूल, इस पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, तो उन कंपनीज ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया होगा अपने यहाँ पर चीज़ों को ग्रीन करने में, उसका कोई कॉस्ट भी आया होगा, राइट है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोप में एक कंपनी है जो स्टील मैन्युफैक्चर करती है। अब देखिए, स्टील एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली तो नहीं है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, राइट है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव एनर्जी वाला एक सेक्टर है, बहुत एनर्जी खर्च होती है स्टील को मैन्युफैक्चर करने में। तो बेसिकली जब हमने कार्बन ज़ीरो का एक टारगेट रखा है, तो वो जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने इन्वेस्टमेंट किया होगा और बेसिकली उसने इस स्टील की मैन्युफैक्चरिंग को मोर ग्रीन बनाया होगा, मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया होगा, राइट है, जिसकी वजह से उस कंपनी का इनपुट कॉस्ट भी हाई हुआ होगा, स्टील भी थोड़ी महंगी हुई होगी। भाई, कोई चीज़ आप पहले से करते चले आ रहे थे, उसमें आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओगे, न्यू टेक्नोलॉजीज लगाओगे, महंगा तो पड़ेगा। तो ठीक है, अब उसकी स्टील थोड़ी सी महंगी बिक रही है। परफेक्ट। अब मान लीजिए एक दूसरी कोई कंट्री है जहाँ पे भी स्टील का मैन्युफैक्चर जो है होता है। अब क्या होता है, वो लोग स्टील क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को। उनके यहाँ इतने सख्त नियम कानून नहीं है, तो उनकी स्टील कंपैरेटिवली सस्ती पड़ेगी। तो देखिए, क्या यहाँ पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड है? नो, क्योंकि यूरोप में रूल्स एंड रेगुलेशन सख्त थे, तो यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ की जो कंपनीज हैं, उनके लिए एक अलग जो है सिनेरियो क्रिएट होता है। दूसरे देश में जहाँ इतनी सख्ती अभी नहीं है, उनके लिए एक आसान सिनेरियो है। तो यूरोप ने क्या कहा, भाई इस तरीके से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ना कार्बन लीकेज की प्रॉब्लम इससे क्रिएट होती है। नाउ व्हाट इज कार्बन लीकेज? देखिए, मान लीजिए एक देश कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जो भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, भाई उनको हम धीरे धीरे खत्म करेंगे, आप या तो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अदरवाइज आप पे फाइन लगेगा। नाउ कंपनी के पास दो रास्ते हैं। पहला कि वो कंपनी जो है न्यू टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट करे, काफ़ी सारा खर्चा करे और यूरोप में बनी रहे, जिस भी कंट्री में वो हो रहा है। दूसरा, उस कंपनी के पास क्या रास्ता है कि वो वहाँ से छोड़कर अपना बेस किसी उस कंट्री के अंदर ले जाए जहाँ पर अभी एनवायरनमेंट को लेकर इतने सख्त नियम नहीं आए हैं। तो देखो, क्या इससे कार्बन एमिशन कम हुआ?
नो। अगर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया होता ग्रीन टेक्नोलॉजीज में तब तो बात ठीक भी थी, बट कंपनीज प्रेफर करते हैं कि छोड़ो, यहाँ से बेस हटाते हैं, किसी दूसरी जो है कंट्री में ले जाते हैं। तो कार्बन एमिशन तो अभी भी हो रहा है, फर्क बस इतना हुआ इस कंट्री में नहीं होके उस कंट्री में हो रहा है। दिस इज कार्बन लीकेज। परफेक्ट है कि कंपनीज क्या कर रही है, वहां पे जाके अपने बेस जो है स्टैब्लिश कर रही है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करना प्रेफर कर रही है जहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं है। तो अब इस कार्बन लीकेज को रोकने के लिए कि कल को ऐसा ना हो कंपनीज यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग करने के बजाय दूसरे देशों में चली जाए और फिर वहां पे प्रोडक्ट बनाए और वहां से फिर यूरोप को बेच दे, तो ये तो फिर उल्टा हो जाएगा, है ना। एक तो कंपनी चली गई, ऊपर से कार्बन एमिशन तो अभी भी हो रहा है। तो इस कार्बन लीकेज को रोकने के लिए यूरोप ने क्या किया, हम अपने बॉर्डर पर जब भी कोई प्रोडक्ट आएगा तो उससे जितना कार्बन एमिशन हुआ है उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेंगे कि कोई कंपनी कहीं से भी काम कर रही हो, अगर उसके प्रोडक्ट से कार्बन एमिशन होता है तो उसको बेसिकली उतना ही जो है बेसिकली कॉस्ट भुगतना पड़े जितना कि एक अच्छी कंपनी को भुगतना पड़ रहा है। इसी के लिए वो मैकेनिज्म लेके आए और इसी का नाम रख दिया गया बेसिकली कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। परफेक्ट है, समझ में आया। चलो, अगर नहीं भी आया अभी थोड़ा और पढ़ाऊंगी, समझ में आ जाएगा। अगर आ गया तो थम्स अप दे दो, ठीक है। चलो, तो अभी देखो जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है लेकर आया है और कहा जा रहा है कि भारत का जो आयरन ओर है और बेसिकली जो स्टील सीमेंट है ना, इन इंडस्ट्रीज पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। कैसे पड़ेगा बाद में बात करेंगे, पहले कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है क्या। तो देखो, यूरोप ने ना वर्ल्ड का पहला प्लान एक इंट्रोड्यूस किया है कि कोई भी ऐसे गुड्स, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है ना जिसमें बेसिकली क्या है, अगर हाई कार्बन जो है एमिशन इन्वॉल्व है तब उस पर क्या है एक कॉस्ट लगाएंगे, एक लेवी जो है उस पर इम्पोज करेंगे और ये करना शुरू करेंगे 2026 से। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आज अनाउंस किया और कल से शुरू हो जाएगा, 2026 से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होगा, बट शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि भाई 2050 तक वो क्या कह रहे हैं, हमें नेट जीरो एमिशन पर पहुंचना है। अब देखो, पॉलिसी ये कह रही है कि कोई भी जो इंपोर्टेड गुड्स है यूरोप में, किसी भी चीज का जो आयात किया गया है उसमें जितना कार्बन है, एमिशन इन्वॉल्व है, उस पर उतनी ही कॉस्ट लगा दी जाए, है ना। तो अब आप कहीं से भी यूरोप में प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर कार्बन एमिशन ज्यादा है आपके प्रोडक्ट पे, यू शुड पे अ कॉस्ट, यू शुड पे अ लेवी, और आप कह लीजिए कि किसी भी तरह का एक जो है कॉस्ट आपको पड़ेगा। परफेक्ट है। इन्होंने क्या कहा, ये है तो एक तरीके से कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म ही ना भाई, जो कार्बन एमिशन है उसको आप प्राइस के साथ कंपेयर कर रहे हो। तो बेसिकली क्या होगा, यूरोप जो बॉर्डर होगा वहीं पर, है ना, जो भी इंपोर्टर होगा, मान लीजिए एक पर्सन है रमेश, ठीक है, रमेश मान लीजिए क्या कर रहा है, इंडिया से स्टील को जो है बेसिकली इंपोर्ट कर रहा है यूरोप के अंदर, ठीक है। और अब रमेश को क्या करना पड़ेगा, जो भी स्टील उसने इंपोर्ट की है उसमें जितना कार्बन एमिशन इन्वॉल्व है उतने के कार्बन क्रेडिट परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है, उतने के कार्बन क्रेडिट परचेज करने पड़ेंगे। तो अब रमेश के लिए वो जो स्टील आई थी वो भी इतनी ही पैसों की बैठेगी जितनी की यूरोप की कोई कंपनी स्टील मैन्युफैक्चर कर रही है और बेसिकली क्या है कॉस्ट अदा कर रही है। परफेक्ट है, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, ये कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म है जो कार्बन लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि मैंने आपको अभी बताया, ताकि वो वाली कंट्री जहाँ पे वीक क्लाइमेट पॉलिसीज हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है बेसिकली आप देखिए कंपनी अपना एक सेफ हेवन ना ढूंढ ले। परफेक्ट है। इसकी जरूरत क्यों थी, देखो, यूरोप में 2005 में एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम एक जो है ला दिया गया था, ठीक है। मैंने एक बार पिछली वीडियो में जो है ये आपको पढ़ाया था कि जितना भी एमिशन आप एक लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं उसके बदले आपको क्या है कार्बन क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे। मैंने बताया था ना, ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, ठीक है। मान लीजिए इनको भी कहा कि आप भी सिर्फ जो है 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकते हो और इनको भी सेम कहा। इन्होंने बेसिकली सिर्फ 3 एमिट किया और इन्होंने बेसिकली 7 कर दिया। ये अपने लिमिट से क्या है 2 ज्यादा थे, इनके पास 2 कार्बन क्रेडिट बचे हुए थे, ये इनसे खरीद सकते हैं,
दिस इज एमिशन का जो ट्रेडिंग सिस्टम था, राइट। अगर नहीं समझ में आया पिछली वीडियोस देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तो देखो यूरोप में इस तरह का सिस्टम ऑलरेडी था कि जो लोग ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे थे उनको कार्बन क्रेडिट्स परचेज करने पड़ रहे थे, राइट। सिमिलर मैनर में अगर कोई बॉर्डर के बाहर से कोई प्रोडक्ट मंगाएगा उसमें ज़्यादा कार्बन एमिशन इन्वॉल्व होगा तो आपको जो है बेसिकली उसकी कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल, बस इतना ही है ये, ठीक है। तो यही सेम बातें यहाँ पे बताई गई है। अच्छा, ये जो इनका बेसिकली कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये यूरोप का जो ग्रीन डील है उसका पार्ट है, ठीक है। और ये बेसिकली शुरुआत तो होगा 2026 से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बट किसी प्रोडक्ट के साथ कितना कार्बन इन्वॉल्व है, इन सारी चीज़ों को लेके जो डाटा है उसकी रिपोर्टिंग 2023 से ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये जो है 20 से स्टार्ट हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग ये जो है कह रहे हैं अक्टूबर 1 2023 से हम स्टार्ट कर देंगे। जो प्रोडक्ट इससे ज़्यादा अफेक्ट होंगे वो होंगे स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन। देखो ये वो सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव है, और अगर एनर्जी अभी भी आपकी थर्मल पावर प्लांट से आती है, कोल से आती है, डेट मीन्स मोर कार्बन एमिशन इन्वॉल्व है। दैट्स वाई ये सेक्टर यहाँ पे अफेक्ट होंगे। अब बात करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इंडिया यूरोप का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ना, और भारत के पास अपना कोई ऐसा कार्बन टैक्स वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से भारत के लिए एक जो है चिंता की बात करता है। देखो यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा गया अगर किसी कंट्री में ऑलरेडी कार्बन टैक्स का सिस्टम है तो फिर उस प्रोडक्ट में हम कॉस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर तो डबल लग गया ना, उन्होंने भी लगाया इन्होंने भी लगाया। लेकिन अगर किसी कंट्री में वीक पॉलिसीज है, मैंने बताया ना किसी कंट्री में सख्त नियम नहीं है, वहां से कुछ इंपोर्ट कर रहे हो तो एक कॉस्ट लगेगी। और इंडिया में कोई ऐसा कार्बन टैक्स वाला सिस्टम फिलहाल प्रैक्टिकली जो है काम नहीं कर रहा है, तो भारत के यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे कॉस्ट लगेगी। परफेक्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि एक तो इंडिया है ना, जो यूरोपियन काउंटर पार्ट्स है उसके, उनको जो प्रोडक्ट्स बेसिकली एक्सपोर्ट करता है उसमें से ज़्यादातर आप देखोगे तो वही हैं जो आपके सीमेंट, स्टील, ये सब हैं जो ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव हैं। तो भारत के प्रोडक्ट ना महंगे हो जाएंगे, ठीक है। जो बॉर्डर पर एक बेसिकली उनको वो कॉस्ट बेसिकली बियर करनी पड़ेगी, तो ये महंगे हो जाएंगे। तो आप देखोगे इसकी वजह से क्या होगा, सब्सटेंशियली इंडिया का जो एक्सपोर्ट होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, अनकम्पिटिटिव हो जाएगा, ठीक है। भाई कोई महंगी चीज़ क्यों खरीदेगा, राइट है। तो ये है। इसके अलावा आप देखोगे अंकटाड जो है ना, उनकी तरफ से प्रेडिक्ट किया गया है इंडिया को करीब 1 से लेके 1.7 बिलियन जो बेसिकली डॉलर्स है ना, उसका जो है बेसिकली लॉस होगा स्टील, एल्युमिनियम जैसी चीज़ों की अगर बात कही जाए तो दैट्स वाई ये न्यूज़ में था कि देखो इस पे जो है इंडिया का भी सीधा सीधा एक एंगल बनता है। परफेक्ट है, समझ में आ गया। अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया है या तो वीडियो एक बार और देख लो, क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, मुझे टेलीग्राम चैनल पे पिंग कर दो, मैं वहाँ पे जो है क्लैरिफाई कर दूंगी, या फिर हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्लियर कर लेंगे, ठीक बात है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करें, राइट। ओके, नाउ द इजी वन। ओके, आइस फ्री आर्कटिक सी। तो एक न्यू स्टडी जो है पब्लिश हुई है जो आपका नेचर कम्युनिकेशन जर्नल है, उसमें ये बताया गया है कि देखो आर्कटिक का वो समर जिसमें वो आइस फ्री होने वाला है वो काफ़ी जल्दी आने वाला है। देखो हमें ये तो पता है कि जो आर्कटिक है ना, उस पे जो बेसिकली आइस है विंटर्स के टाइम पे वो ज़्यादा ग्रो कर जाती है और थिक हो जाती है, समर्स के टाइम पे थोड़ा मेल्ट होती है। तो ये जो आइस है इसका ग्रो होना, श्रिंक होना, ये तो चलते रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द क्लाइमेट, राइट। लेकिन क्योंकि क्लाइमेट चेंज ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है आपके आर्कटिक पे देखने को मिल रहा है, तो एक प्रेडिक्शन किया गया था कि भाई उस टाइम तक ऐसी गर्मियाँ आएंगी जब आर्कटिक पे बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब ये रिपोर्ट कहती है कि उससे भी 10 साल पहले शायद आर्कटिक अपनी जो है वो पहली गर्मी देख लेगा जब उसका सी मेल्ट हो जाएगा, और इसके बहुत सीवियर इम्प्लीकेशन पूरे ग्लोबल क्लाइमेट पर होंगे।
इसको ध्यान रखना, ठीक है। कैसे होंगे एक एक करके समझा दूंगी। ओके, तो दिस इज तो अबाउट द रिपोर्ट, है ना। अब आर्कटिक सी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो, आपको पता है जो अर्थ का आपका नॉर्दर्न मोस्ट एरिया है ना, वहाँ पे क्या है, आपका आर्कटिक ओशन है। आप देखोगे तो बेसिकली एक तरीके से वाटर है, और जो आप देखोगे जो आर्कटिक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर आपका ये आर्कटिक ओशन आ जाता है। छोटे छोटे काफ़ी सारे सीज यहाँ पे हैं, बैफन बे वगैरह है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखोगे बेसिकली जैसे आपका ये चुकुची सी है, परफेक्ट है, इन सबको ध्यान रखना। अच्छा, मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, इसको याद कर लेना कि आर्कटिक सी के अंदर कौन कौन से जो है सॉरी आर्कटिक सर्कल के अंदर कौन कौन से कंट्री आते हैं, और फिर वो आर्कटिक काउंसिल का भी पार्ट बनते हैं। और ये भी देख लेना कि जैसे ये बेरिंग स्ट्रेट है, ये सर्कल के आउटसाइड है, जबकि चुकी सी जो है वो इनसाइड है। तो कई बार ना इस तरह का जो है क्वेश्चन बन जाता है कि सर्कल के अंदर कौन से वाटर बॉडीज आते हैं, याद कर लेना थोड़ा सा, है ना, मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। परफेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे देखिए बेसिकली हम इसको देखोगे तो ये पोल की साइड है, तो अभी भी है ना हमेशा वहाँ पे बर्फ ही जमी रहती है, ठीक है। हाँ, मेल्ट हो रही है आइस, लेकिन स्टिल वहाँ पे आप देखोगे 365 दिन बर्फ जो है जमी रहती है, ठीक है जी। और लेकिन ये अलग बात है, समर्स में थोड़ा कम हो जाती है, विंटर्स में थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप देखोगे धीरे धीरे जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, है ना, उसका असर कैसे देखने को मिल रहा है। जैसे आर्कटिक सी आइस की अगर हम बात करें, 1984 में कुछ ये इस तरह का एरिया आपको दिखाई देता है। 2012 में देखिए कितना ज़्यादा श्रिंक हो गया है, और अभी हम 2023 में हैं, यानी कि इससे भी और 10 साल आगे तो ये शायद और भी कम हुआ है। परफेक्ट है। अब देखो ये जो आर्कटिक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो अर्थ पे ना जो बेसिकली एक बैलेंस आपको क्लाइमेट देखने को मिलता है, वो इसीलिए है कि जो भी आज आप देख पा रहे हो वो इस तरीके से बना हुआ है कि इस बैलेंस को बनाए रखे, और अगर इसमें कुछ भी चेंज होता है तो इस क्लाइमेट का बैलेंस जाएगा। जैसे अगर आर्कटिक सी की बात करें तो जो आपका पोलर रीजन है ना, उसको ये काफी ठंडा रखता है, कोल्ड रखता है। इसकी वजह से अर्थ का जो ओवरऑल एनर्जी का एक बैलेंस है वो बना रहता है। कैसे, देखो पोल्स काफ़ी ठंडे हैं, वहाँ पे मैंने बताया 365 डेज आइस जमी रहती है, जबकि जो आपका इक्वेटोरियल रीजन है ना, वहाँ पे काफ़ी गर्मी रहती है, सूर्य की सीधी किरणें वहाँ पे हमेशा पड़ती हैं, वो हिस्सा गर्म रहता है, जबकि पोल वाला हिस्सा ठंडा रहता है। तो एक तो हीट बैलेंस बना रहता है। दूसरा, ये जो हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसका एल्बिडो काफ़ी बढ़िया होता है। मैंने पढ़ाया था ना जब सोलर जियो इंजीनियरिंग वाला टॉपिक कराया था। तो देखो जितना ज़्यादा एल्बिडो होगा उतना ही ज़्यादा क्या है, सूर्य की जो बेसिकली एनर्जी आ रही है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है। आइस जो कि सिल्वरी वाइट कलर का होता है, उसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, एल्बिडो ज़्यादा है, तो जितना बेसिकली एनर्जी आई सन की तरफ से उतनी ही रिफ्लेक्ट बैक कर दी गई, एक बैलेंस बना रहता है इसकी वजह से। तो क्या है, यहाँ पे आप देखोगे आइस का जो ब्राइट कलर होता है उसकी वजह से इसका हाइयर एल्बिडो होता है देन द लिक्विड वाटर। वाटर आपका कंपैरेटिवली ज़्यादा एनर्जी सोक कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे इसका एक कूलिंग इन्फ्लुएंस है ना। अगर ये कूलिंग इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा तो एक नेगेटिव फीडबैक लूप स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, देखो अगर ये बर्फ है ना, ये जो आइस है, ये क्या होती है, अगर ये मेल्ट होती है तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन जाएगा, मोर वाटर क्रिएट हो जाएगा। मैंने अभी बताया आइस का एल्बिडो ज़्यादा होता है, वाटर का कम होता है, यानी कि सन की तरफ से जो एनर्जी आ रही है वो ये ज़्यादा क्या है, अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अगर ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे एक वार्म सिचुएशन बन जाएगी, दैट्स वाई आइस और ज़्यादा मेल्ट होगी, और वाटर बनेगा, और वाटर और ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, धीरे धीरे पूरी बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी, और आप देखोगे कि जो एक हीट बैलेंस होता है, एक जो हीट बजट है अर्थ का, ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे, ये बिगड़ जाएगा, है। तो हमारे क्लाइमेट को बैलेंस रखने में आर्कटिक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। परफेक्ट।
अब देखिए, जो स्टडी हुई है जिसमें बताया गया है कि भाई जल्दी जो है बर्फ सारी पिघल जाएगी, है ना, उसकी हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। इन्होंने ये कहा भाई पहले हमने जो एक बेसिकली थॉट रखा था, है ना, लगता है कि उससे 10 साल पहले ही जो आर्कटिक है वो समर्स में क्या है, ये आपका आइस फ्री हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि जो सी आइस एरिया है वो काफ़ी रेपिडली डिक्लाइन हो रहा है ना। 2000 वाला जो दशक था उसके कंपैरिजन में अभी जो है ये ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिल रहा है। सैटेलाइट्स के द्वारा जो चीज़ों को मॉनिटर किया गया तो एक एवरेज उन्होंने बताया हर साल करीब जो लॉस का रेट है वो 13% है। इट्स ह्यूज, राइट, 13% है। उन्होंने ये कहा साथ ही इसकी वजह से क्या होगा, जो पोलर जेट स्ट्रीम है। अब पोलर जेट स्ट्रीम आपके कैसे बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है बेसिकली एक फ्रंट क्रिएट होता है। पोल वाली हवा बहुत कोल्ड है, कोल्ड फ्रंट बनाती है। आपकी जो बेसिकली इक्वेटोरियल रीजन से हवा चलती है, ठीक है, वो इधर आएगी तो एक वार्म फ्रंट बनाती है। एंड इसकी वजह से क्या है, आपकी पोलर जेट स्ट्रीम जो है उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं एक इंटेंसिटी मिलती है। ये वीक हो जाएगी अगर आपका जो बेसिकली पोल वाला एरिया है ये कम ठंडा हो जाएगा। एंड उन जेट स्ट्रीम्स का एक ओवरऑल इम्पैक्ट है हमारे पूरे क्लाइमेट पे। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो परमाफ्रॉस्ट है, परमाफ्रॉस्ट यानी कि एक ऐसी आपकी सॉइल जो 2 साल से लगातार क्या है, जमी हुई अवस्था में है, फ्रोजन है, राइट है। तो जो परमाफ्रॉस्ट है इसमें ना बहुत सारा मीथेन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है स्टोर है। अगर ये आपका जो परमाफ्रॉस्ट है ये बेसिकली मेल्ट हो जाएगा तो अ लॉट ऑफ मीथेन विल एमिट इन द एटमॉस्फेयर, एंड जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैस है वो ज़्यादा हो जाएगी तो वार्मिंग का रेट बढ़ जाएगा। परफेक्ट है। यहाँ पे मैंने क्या है चीज़ों को एक समराइज फॉर्म में आपको दिया हुआ है कि बेसिकली अगर आर्कटिक सी आइस जो है वो डिसअपियर हो रहा है तो उसके ग्लोबल क्लाइमेट इम्पैक्ट्स क्या है, अल्बीडो इफेक्ट आएगा, मीथेन रिलीज होगी, जो ग्रीनलैंड आइस शीट्स हैं वो आपकी मेल्ट होने लगेंगी, है ना, वाटर वेपर में काफ़ी जो है इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बर्फ पिघल के जो है बेसिकली पानी बनेगा। पानी मोर एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा सन की, मोर वाटर वेपर जो है आपका होगा। वाटर वेपर आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस है और ज़्यादा वार्मिंग इम्पैक्ट इसकी वजह से जो है बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिकली आपके रिवर्स हैं वो वार्म अप हो जाएंगे, है ना। और आप देखोगे कि जो कनाडा सर्बिया वगैरह वाला रीजन है वहाँ के जो क्लाइमेट है उस पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। परफेक्ट है। जितना भी मैं पढ़ाऊंगी इस इमेज में उसकी समरी है, इसको देख लेना, ठीक है। अब देखो, मैंने अभी तक जो भी डिस्कस किया ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे अगर आपका जो आर्कटिक सी आइस है वो मेल्ट होता है। इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। अब हमें अदर साइड ऑफ द कॉइन भी पता होना चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है। देखो, जब आइस मेल्ट होगा तो नए शिपिंग रूट्स बन जाएंगे। देखो कुछ ना ऐसे पोर्ट्स हैं उस एरिया में, है ना, रशिया के भी कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं जो सिर्फ कुछ टाइम के लिए समर्स में ही ओपन हो पाते हैं। दैट्स वाई ब्लैक सी को लेके रशिया इतना अग्रेसिव है क्योंकि वहाँ के कुछ पोर्ट्स जो है 365 डेज ओपन रहते हैं। अगर ये आइस मेल्ट होगी तो आपको नए शिपिंग रूट्स मिलेंगे, पानी बन जाएगा, राइट है, कुछ पोर्ट्स हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपके ओशियंस हैं वो काफ़ी सारे मिनरल रिसोर्सेस को अपने अंदर समाये हुए हैं। तो अगर ये आइस मेल्ट होगी तो धीरे धीरे आप जो है ओशियंस का एक्सप्लोरेशन करके इन मिनरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। साथ में अगर ओशियंस की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं आपके, उनके काफ़ी बड़े रिजर्व्स हैं। ये नेचुरल गैस तो बहुत ज़्यादा मानी जाती है कि आपको इस वाले एरिया में मिल जाएगी, तो उनका एक्सप्लॉइटेशन करना जो है आसान हो जाएगा। फिर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन वगैरह हम यहाँ पे कर पाओगे, हिमालय की मेल्टिंग कैसे हो रही है उसको समझ पाओगे, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को ज़्यादा स्टडी कर पाओगे। मतलब एक तरीके से साइंटिफिकली एक्सप्लोरेशन आप कर पाओगे और बेटर वे में, ठीक है, इस फिनोमिना को देखते हुए। तो ये है। बाकी माना जाता है कि कुछ फिशिंग सेक्टर को भी जो है शायद बढ़ावा मिलेगा क्योंकि जब वाटर बेसिकली आएगा, थोड़ा वार्म टाइप का मौसम बनेगा तो फिशेस के लिए अनुकूल एक जो है बन सकता है बेसिकली फिनोमिना वहाँ पे। हालांकि अगर ये बर्फ मेल्ट होती है तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी इस आइस के, इस कोल्ड क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली खुद को अडेप्ट कर चुकी है, उस बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी ह्यूज होगा।
राइट। तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। बस एक अगर आप मीन्स में आंसर लिखे तो बैलेंस क्रिएट करने के लिए, और प्रीलिम्स में अगर किसी पॉजिटिव इम्पैक्ट को लेके स्टेटमेंट आ जाता है तो यू शुड नो कि सब कुछ बुरा नहीं है, कुछ बेहतर भी है। ओके अब देखो आर्कटिक ओशन और इंडिया से रिलेटेड भी कुछ 2-4 फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, राइट। तो जैसे इंडिया ने अपना जो पहला जो साइंटिफिक एक्सपीडिशन था है ना आर्कटिक ओशन में, वो 2007 में जो है बेसिकली लॉन्च किया था। एंड देन इसके बाद आप देखोगे 2008 में हिमाद्री नाम का हमारा एक रिसर्च बेस जो है हमने ओपन किया था बेसिकली नॉर्वे के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे हमारा एक नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च भी है, ठीक है। जो बेसिकली एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पोल्स पर जो हमारे रिसर्च स्टेशंस हैं उनको देखता है। तो जस्ट 2-3 बेसिक फैक्ट्स न्यूज़ में था तो मैंने आपको बता दिए। परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें कवर की, राइट। अब हम तीसरे बेसिकली टॉपिक की तरफ चलेंगे और इसको थोड़ा सा लिंक इस तरीके से करना। ये जो डीप सी माइनिंग है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, बट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पढ़ लेना, क्योंकि हम डीप सी माइनिंग करके क्या करना चाह रहे हैं, जो ओशन के अंदर काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। और जब रिसोर्सेज की बात आती है तो इकोनॉमिक्स का वो एक टॉपिक बन ही जाता है। इसके अलावा मैंने आपको जब बेसिकली आर्कटिक वाला ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जो आइस मेल्ट हो रही है इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि बहुत सारे मिनरल्स वगैरह मिलेंगे। किस तरह के रिसोर्सेस मिल सकते हैं ओशंस में, ये आपको इस टॉपिक से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लिंकेज इस तरीके से चीज़ों के कीजिए। चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके डीप सी माइनिंग। तो देखो जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, ठीक है, IS से इसको बोलते हैं। दरअसल ये कह रही है कि भाई हम क्या करेंगे, जो हमारे बेसिकली डीप सी है ना, उनके अंदर जो सी बेड है उसकी माइनिंग को लेकर जो नेगोशिएशन पे बातचीत हो रही थी उसको फिर से स्टार्ट करेंगे। अब इसको लेकर भी ना 2 तरीके के ओपिनियन आपको ग्लोबल लेवल पे देखने के लिए मिल जाएंगे। फर्स्ट ये कहता है कि यस हमें बेसिकली ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब ओशियंस के रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करना चाहिए अपनी अर्थव्यवस्था के साथ। दूसरा जो है बेसिकली आप कह सकते हैं एक ओपिनियन है, वो ये कहते हैं कि इसकी वजह से बहुत ही नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं ओशियंस के इकोसिस्टम पर। तो हमें बहुत कॉशियस जो है इस चीज़ को लेकर रहना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे समझेंगे कि आखिर डीप सी माइनिंग है क्या, और इंडिया के कंटेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर ध्यान देंगे। परफेक्ट है। तो देखिए अबाउट डीप सी एंड डीप सी माइनिंग। डीप सी होते क्या है, जनरली ये काफ़ी गहराई में जाके ओशियंस का वो हिस्सा है बेसिकली जहाँ पे लाइट फेड आउट होना शुरू हो जाती है, सूर्य का प्रकाश वहाँ पे जो है नहीं पहुँचता है, और इसकी वजह से वहाँ पे जो आपको लाइफ फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे वो बहुत डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगे। जैसे वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है, बल्कि केमिकल रिएक्शंस के जरिए जो है वहाँ पे डिफरेंट तरीके से चीज़ें होती हैं। और अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन लगभग खत्म हो जाती है, डार्क होता है, ठीक है। तो हम ओशन के काफ़ी निचले हिस्से की बात कर रहे हैं। अगर टेक्निकल टर्म की बात कर दी जाए तो माना जाता है कि 200 मीटर की जो डेप्थ है अप्रॉक्सीमेटली उसको एक डीप ओशन माना जाता है। या फिर जो एक ट्रांजिशन आता है आपका बेसिकली कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेकर जो कॉन्टिनेंटल स्लॉप्स होते हैं, है ना, ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन एक आता है बेसिकली कहते हैं कि यहाँ से आपका जो डीप सी है वो स्टार्ट हो जाता है। अब देखो डीप सी के अंदर ना बहुत सारे मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे लैंड पर आपको रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो जो ओशन फ्लोर होता है, नाउ दिस इज योर ओशन फ्लोर, राइट है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स आपके होते हैं, और बेसिकली इनको जो है हमने अभी तक उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। इन्हीं को एक्सप्लोर करने के लिए डीप सी माइनिंग, यानी कि 200 मीटर से नीचे जाकर गहराई में जहाँ अंधेरा है, जहाँ सूर्य का प्रकाश डिम हो चुका है, वहाँ पर आप माइनिंग कर रहे हो। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज पॉलीमेटालिक नोड्यूल। और जितना मुझे याद आ रहा है यूपीएससी ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स देखने में कुछ इस तरीके के होते हैं, राइट है, आप कह सकते हैं एक लूजली बॉल्ड शेप इनका होता है, और ये ना डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स
जो है अपने अंदर समाहित रखते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे कि ये क्या है, राउंडेड लंप ऑफ मिनरल्स है जो सी फ्लोर होता है वहां पर दिखाई देते हैं। इनमें आपको मैग्नीज, आयरन, निकल, कॉपर, कोबाल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इन नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्चुअली कुछ आप इस तरह के सकिंग पाइप काफी डीप सी में भेजते हैं, ये पाइप जो है इन नोड्यूल्स को सक आउट करके जो है ऊपर लेके आते हैं। देन इनसे जो है डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। परफेक्ट है जी। ओके, यस, नाउ दिस इज ओके। दूसरा आपको देखने को मिलेगा सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड्स, राइट है। तो देखो, आप देखोगे ना यहाँ पे ना आपको ये एक ऐसा एरिया दिखाई दे रहा है जहाँ पे हीट काफी ज्यादा है, यू कैन सी। तो यहाँ पे देखिए ये आपको सी फ्लोर जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे टेम्परेचर काफी ज्यादा है ना, ये आप देख पा रहे हो कि काफी गर्मी है यहाँ पे। अर्थ में जितनी जितनी गहराई पर आप जाते हो उतना ज्यादा हीट है ना, ये आपको पता है। प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, दैट तो यू नो, है ना। ओके, अब यहाँ पे देखोगे ये जो सी वाटर है, ये वाटर यहाँ पे हीट हो गया है, गर्म हो गया है। इसकी वजह से यहाँ पे जो मेटल्स वगैरह है वो डिसॉल्व हो जाते हैं और बेसिकली फिर आप देखोगे इस तरीके से ये वेंट आउट होता है, ठीक है। और यहाँ पे डिपॉजिट्स होता जाएगा। कुछ बेसिकली आप देखोगे मेटल्स कंपाउंड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर आप देखोगे सल्फाइड जो है इस तरीके से बिखरा रहता है। यहाँ पे देखोगे मैसिव सल्फाइड आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये जो सल्फाइड है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड्स, ठीक है, हम बेसिकली इसी की बात कर रहे हैं। तो आप देखो जो हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं, ठीक है, जो आपके हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं, वहां पर क्या है, एक हॉट मिनरल रिच फ्लूइड जो है रिलीज होते रहता है सी फ्लोर से, फिर डिपॉजिट हो जाता है। इस डिपोजिशन से आप क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्या क्या होता है इसके अंदर, कॉपर होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर, जिंक और कुछ अदर मेटल्स भी होते हैं, राइट है। थर्ड, कोबाल्ट रिच क्रस्ट होता है। अब देखिए बेसिकली सी फ्लोर पे ही होते हैं, है ना। आप देखोगे जैसे बेसिकली वॉल्केनिक एक्टिविटीज आपको अर्थ पे देखने को मिलती है ना, जो आपका मैग्मा बाहर लावा के फॉर्म में आता है, उसमें कई बार बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। तो इस तरह की ना चीजें आपको उस ओशंस में भी देखने को मिलती है। ये जो कोबाल्ट रिच क्रस्ट होते हैं, है ना, आप देखोगे इसके अंदर भी कोबाल्ट, निकल, आयरन, मैग्नीज और अदर मेटल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसमें से बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो कल को आप एक ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हो वहां पर यूज होंगे। तो इसीलिए कुछ लोगों का मानना ये है कि ब्लू इकोनॉमी यानी कि इन रिसोर्सेज का यूज जो है हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अब देखो, मैंने आपको कभी पहले एक टॉपिक में बताया था कि जो ओशियंस हैं, है ना, खासकर जो हमारे हाई सी हैं, ये जो हाई सी है ये क्या है, ये ग्लोबल कॉमन्स हैं। यानी कि इन पर क्या है, किसी एक का अधिकार नहीं है, कोई एक की संप्रभुता नहीं है। तो देखो, हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो आपका 12 नॉटिकल मील तक होता है ना, वो बेसिकली आपका टेरिटोरियल वाटर है। 200 नॉटिकल मील तक हमने पढ़ा था कि हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं। एंड देन इसके बाद हमने पढ़ा था आपके हाई सी होते हैं। तो चलिए, बेसिकली जो आपका वाटर है ये तो आपके जुरिस्डिक्शन में आता है, आपको जो करना है कर लीजिए, है ना, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। अब ये जो हाई सी है ना, या फिर जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स भी है, इनको लेके कुछ रूल्स रेगुलेशन तो होते ही होंगे, राइट। अब हाई सी में मान लीजिए कोई कंट्री एक्सप्लोरेशन करना चाहता है, तो हु विल परमिट? तो देयर इज अ बॉडी एक्चुअली जो डीप सी माइनिंग को ऑथराइज करती है। परफेक्ट है। देखिए, जिस बॉडी ने, हमने जिसके कंटेक्स्ट में न्यूज़ पढ़ी थी कि भाई डीप सी माइनिंग के कम्युनिकेशन को, नेगोशिएशन को वो स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं फिर से, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, वही जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है कि जो ये बेसिकली आप एक्टिविटीज़ करते हैं इंटरनेशनल सीबेड में, है ना, उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, इसका काम है, जो कि नेशनल जुरिडिक्शन से बियॉन्ड होता है। बेसिकली जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको जो एस्टैब्लिश किया गया था यूएन क्लॉज के द्वारा किया गया था। यूएन क्लॉज आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कन्वेंशन है। यूपीएससी इस पर आई थिंक 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 1994 में ये जो यूएन क्लॉज था, इसके द्वारा इस
सीबेड अथॉरिटी को जो है स्टैब्लिश किया गया था, और सीबेड अथॉरिटी यानी कि सीबेड से आप कोई मिनरल्स वगैरह के एक्सट्रैक्शन करना चाहते हो, ये रेगुलेट कंट्रोल करती है। ओके, अब देखो कंसर्न्स क्या क्या है ना। सबसे पहली बात तो नॉइस पॉल्यूशन। देखो ड्रिल जब होगा, है ना, तो ये ड्रिलिंग काफी ज्यादा नॉइस क्रिएट करती है। डीप सी के मामले में कहा जा रहा है कि 24/7 चलेगी। तो इस नॉइस की वजह से जो आपके मरीन एनिमल्स हैं वो आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा। परफेक्ट है। हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होगा, बिल्कुल होगा भाई। आप पूरा सी फ्लोर को माइन कर रहे हो, है ना, आप जो बेसिकली पाइप्स वगैरह मशीनरी वगैरह सीज के अंदर लेके जाओगे तो हैबिटेट डिस्ट्रक्ट होगा ही। डिस्टरबेंस ऑफ द सी फ्लोर, राइट है, वो जो फाइन सेंड है उसको आप डिस्टर्ब कर दोगे पूरा। लॉस ऑफ अनडिस्कवर्ड स्पीसीज। देखो गहरे समुद्रों में अभी भी ऐसी एक बायोडाइवर्सिटी है, ऐसे लाइफ फॉर्म्स हैं जिनको हम नहीं जानते। तो बेसिकली इस तरह की एक्टिविटीज से वो अगर खत्म हो गए, एक्सटेंट हो गए, और हम इनके बारे में पता भी नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि वी डोंट नो कि वो कितने ज्यादा फायदेमंद है ना, उनका क्या रोल है। फिर देखो जो डीप सी कार्बन स्टोरेज है ये डिस्टर्ब होगा। मैंने आपको बताया था कि जो ओशियंस हैं वो बेसिकली ना हमारे लिए फेफड़े हैं, या उससे भी बेटर अगर कुछ आप सोच सकते हैं तो बहुत बड़ा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का ओशियंस सोक कर लेते हैं और बहुत सारी ऑक्सीजन हमें देते हैं। अगर आप ओशियंस को परेशान करेंगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिलीज हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो जिस ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए आप माइनिंग करना चाहते हो उसकी वजह से ही जो बेसिकली वहाँ पे रिजर्व कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाएगी। तो कैसे ये एक सिचुएशन मतलब क्रिएट हो रही है, राइट। तो इस पर थोड़ा सोचने की जरूरत है। फिर अभी ना डीप सीज को लेकर बहुत ज़्यादा लैक ऑफ रिसर्च है, हमने उतना ज़्यादा काम नहीं किया, तो वी डोंट नो कि किस तरह के इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या है ना। गहरे समुद्रों को लेकर हमारी जानकारी काफ़ी सीमित है, ठीक है। तो ओके, अब देखो ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर किए, राइट है। अब इंडिया और डीप सी माइनिंग के कंटेक्स्ट में कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिए 2021 में जो यूनियन कैबिनेट थी उन्होंने एक मिशन जो है इम्प्रूव कर दिया था, दैट इज बेसिकली डीप ओशन मिशंस, है ना। करीब जो है आप मान के चलिए 4,000 करोड़ रुपए जो है इसके लिए रखे थे 5 साल के लिए। 23-24 में गवर्नमेंट ने फर्दर एलोकेशन किया था, और अभी मई में न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स आ रहे थे कि कैसे जो है सरकार का मानना ये है कि जो डीप ओशन मिशन है ये भारत के अंदर ब्लू इकोनॉमी के जरिए एक ग्रोथ का ड्राइवर बनेगा, राइट है। तो ब्लू इकोनॉमी मतलब वही कि भाई समुद्री संसाधनों का जो है आप इस्तेमाल करें मोटे तौर पर। अब देखो इंडिया और पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, ठीक है। तो इंडिया ने ना 15 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो हमारा सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन है उसमें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करने का, राइट है। किसके साथ? ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ, यही तो है, ठीक है। 2016 में हमें एक्सटेंशन मिल गया था 2022 तक के लिए। अब फिर से कुछ डेवलपमेंट इस पे चल रही है। भारत ने एक अपना समुद्रयान मिशन भी लॉन्च किया है जिसमें हम ये कह रहे हैं एक सबमर्सिबल व्हीकल मत्स्य 6000 हम जो है सी में भेजेंगे। ये एक मैन्ड व्हीकल होगा, इसमें लोग बैठेंगे, साइंटिस्ट बैठेंगे, वो जाएंगे ओशंस की बायोडाइवर्सिटी के बारे में, ओशंस के बेसिकली रिसोर्सेज के बारे में जो है रिसर्च वगैरह करेंगे, एंड देन जो है बेसिकली ये हमारी समझ को और ज़्यादा बेहतर करेगा। परफेक्ट है, ये भी एक चल रहा है। दिस इज क्लियर, ओके। तो हमारे जो बड़े आर्टिकल्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्विकली जो है कुछ छोटे न्यूज़ को कवर करेंगे। तो ये हमारा केस स्टडी है, रिपेयर कैफे। तो क्या है, देखो बेसिकली आपको पता है ग्लोबल लेवल पर, अच्छा ये बताओ, ओके मैंने तुरंत स्विच कर दिया, डीप सी माइनिंग वाला टॉपिक समझ में आ गया ना यार। कम से कम थम्स अप दिया करो, है ना, एटलीस्ट आई गेट टू नो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। ओके चलो, तो डीप सी माइनिंग खत्म, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें देख ली। अब एक केस स्टडी देख लेते हैं, छोटी सी रिपेयर कैफे। नाम से समझो हम क्या बात कर रहे हैं, रिपेयरिंग की। वाई रिपेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट? क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करेंगे और हमेशा नई चीज़ों को लेकर जो है बेसिकली काम करेंगे, तो जो पुरानी चीज़ें हैं अगर हम उनको रिपेयर नहीं कर रहे हैं, उनको रीयूज़ नहीं कर रहे हैं, तो रिड्यूस नहीं होगा, तो वेस्ट ज़्यादा होगा। और ग्लोबल लेवल पे वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम
बन चुका है। जैसे एक डाटा देखो कि 2018 में वर्ल्ड ने करीब 2.1 बिलियन टन म्युनिसिपल वेस्ट जो है सॉलिड वो जनरेट किया था, और माना जा रहा है 2025 तक ये 2.2 बिलियन हो जाएगा। दिस इज ह्यूज, राइट? इसको संभालना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अब देखो, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि हमें ना रिपेयर कैफे ये बेसिकली ज़्यादा प्रमोट करने चाहिए। तो देखो क्या किया जा रहा है, कम्युनिटी के लेवल पर कुछ ऐसे जो है आप प्लेसेस बना देंगे जहाँ पे जो आसपास उस एरिया में रहने वाले लोग हैं वो अपनी जो ख़राब चीज़ें हैं, जो चीज़ें टूट फूट गई हैं, जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं, उनको दे के आएंगे। वहाँ पे उन चीज़ों को रिपेयर किया जाएगा एंड देन उनको रीयूज़ करेंगे। तो ये आपका जो रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल वाला कॉन्सेप्ट है ना, RRR, जब भी मेंस में लिखो ना तो ये RRR ज़रूर लिख देना, ठीक है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली इनकरेज किया जाता है लोगों को कि जो आपके ओल्ड आइटम्स हैं उनको आप रीयूज़ कीजिए रिपेयर करा के। पहला रिपेयर कैफ़े जो है एम्स्टर्डम में 2009 में जो स्टार्ट किया गया था, और अब करीब 2000 सिटीज़ ओवर द 37 कंट्रीज़ जो है ये बन चुके हैं। बेनिफिट्स क्या हैं भाई? वेस्ट रिड्यूस्ड होगा, कंजर्वेशन प्रमोट होगा, लोगों को आप बेटर जो है वही कर पाओगे। इसके अलावा बेसिकली न्यू स्किल्स लोग सीखेंगे। देखो जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, मैकेनिक्स हैं, वो लोग वॉलंटियरी रूप से क्या है इन चीज़ों को रिपेयर करेंगे। किसी लाइब्रेरी में, किसी कैफ़े में, किसी पब्लिक प्लेस पे किस तरह का कैफ़े बना दिया जाएगा, लोग वहाँ पे आएंगे, सामान देंगे, रिपेयर होगा, रीयूज़ होगा। कुछ नए लोग आके वहाँ पे नई स्किल्स भी सीख सकते हैं, फिर वो भी वॉलंटरी काम कर सकते हैं एंड एक कम्युनिटी बिल्ड करने में क्या है इससे मदद मिलेगी। परफेक्ट है, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, राइट? अच्छा, आपको ना यहाँ पे मैं बताती हूँ, कभी टाइम मिले तो टाइम बैंक भी एक कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, सोसाइटी के बेसिकली कॉन्टेक्स्ट में आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। टाइम बैंक के बारे में भी पढ़िएगा, ठीक है? चलिए, ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि देखो इस बॉडी की तरफ से ना एक रेड अलर्ट जो है जारी किया गया है कि कुछ टाइगर रिजर्व्स का जो आउटर एरिया है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट है, राजाजी नेशनल पार्क है, यहाँ पे ना जो हंटिंग गैंग्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और हमें उनको लेके चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। दिस इज द न्यूज़। अब इस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में पढ़ते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? देखिए, स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, और स्टैब्लिश की गई थी किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, ठीक है? एम क्या है? कंट्री के अंदर वाइल्ड लाइफ को लेकर जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम होता है उसको कॉम्बैक्ट करना। परफेक्ट है। फंक्शंस की बात करें तो स्टैट्यूटरी तो किसी एक्ट के तहत बनी होगी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसका सेक्शन नंबर 38Z। परफेक्ट है। क्या करना भाई? जो भी बेसिकली क्राइम को लेकर इंटेलिजेंस इकट्ठा करना है ना, एक्शन लेना, गवर्नमेंट की जो अदर बॉडीज़ है उनके साथ क्या है मिलकर काम करना, फॉरेन बॉडीज़ के साथ मिलकर काम करना ताकि इलीगल जो है ट्रेड ना हो इन सारी चीज़ों को लेकर, गवर्नमेंट को एडवाइस देना, नेशनल इंटरनेशनल जो है रामिफिकेशंस को लेकर काम करना, रिलेवेंट पॉलिसीज़ को लेकर, लॉस को लेकर एडवाइस करना, ठीक है? तो इसी तरह की चीज़ें होंगी, है ना, बॉडी के नाम से पता चल रहा है। तो आप देखोगे कि बेसिकली ये साथ में जो कस्टम अथॉरिटीज़ होती है उनको भी एडवाइस करते हैं कि बॉर्डर के पार है ना कुछ वाइल्ड लाइफ का इस तरह का इलीगल ट्रेड तो नहीं हो रहा है। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। 5 इसके जो है बेसिकली रीजनल ऑफिसेस भी हैं। आप PDF में देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ओके, चलिए, जो है बेसिकली सेकंड लास्ट टॉपिक पर हम पहुंच चुके हैं, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट। तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI के द्वारा एक जो है रिपोर्ट लॉन्च की गई है, पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट का क्या मतलब एक तरीके से स्टेटस है उसको लेकर, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये एक बेसिकली क्या है, एक डाटा वगैरह देते हैं ताकि हम वर्ल्ड के अंदर जो फॉरेस्ट की कंडीशंस है उसको मॉनिटर कर सके, राइट है? और ये जो बेसिकली इनिशिएटिव है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तो आपने जान ही लिया। इसके अलावा आप देखोगे जो गूगल है, USAID है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड है, ये सब भी क्या है बेसिकली काफ़ी सारे पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एज अ पार्टनर यहाँ पे काम करते हैं। ओके, इस रिपोर्ट में बेसिकली 2 गोल के
कंटेक्स्ट में चीज़ों को मेजर किया जाता है। पहला तो ये है कि भाई डिफॉरेस्टेशन को हमें 2030 तक एंड कर देना है। तो देखते हैं कि कितना फॉरेस्टेशन हुआ है, कितना डिफॉरेस्टेशन हुआ है। और 350 मिलियन हेक्टेयर, 350 मिलियन हेक्टेयर जो बेसिकली लॉस्ट और डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, उसको 2030 तक क्या है, हमें रिस्टोर कर देना है। तो कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये देखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए की फाइंडिंग्स क्या कहती है। सबसे पहले तो ट्रॉपिकल एरिया की बात करते हैं। आपके जो उष्णकटिबंधीय एरिया है, वहाँ पे देखोगे फॉरेस्ट कवर का लॉस हुआ है 2022 में कितना, 4.1 मिलियन हेक्टेयर। नाउ यू डिडंट हैव टू रिमेंबर दिस डेटा, ओके, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि कहाँ पे लॉस हुआ है, कहाँ पे थोड़ा सा जो है चीज़ें बेटर देखने को मिलती है। एक आइडिया ले लो। रिपोर्ट किसने पब्लिश की है इतना पढ़ लेना, जस्ट चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझ लो, रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोई नहीं पूछने वाला 4.1 मिलियन हुआ है कि 6.1 मिलियन हुआ है, ठीक है। चलो, इसके अलावा देखो जितना भी ये फॉरेस्ट लॉस हुआ है, इससे करीब 2.7 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इतना जो है इक्विवेलेंट लॉस हुआ है, ठीक है जी। इसके अलावा ग्लोबल ट्री कवर लॉस की बात करें तो 2022 में जो ट्री कवर था वो 10% डिक्लाइन हुआ है। ब्राज़ील और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस जो है देखा गया है। घाना और बोल्विया में भी रैपिड लॉस जो है प्राइमरी फॉरेस्ट कवर में देखा गया है। नाउ व्हाट इज प्राइमरी फॉरेस्ट कवर? ओके, देखो प्राइमरी मतलब हम किसी फर्स्ट वाली चीज़ की बात कर रहे हैं। तो जो फॉरेस्ट आपके नेचुरल होते हैं, अनडिस्टर्ब्ड होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनको आपके प्राइमरी फॉरेस्ट कहते हैं। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बेसिकली आप कह सकते हैं स्टोर करके रखते हैं। इनको डिस्टर्ब करने से, इनको रिप्लेस करने के लिए आप कुछ भी लेके आओ, इनकी भरपाई नहीं कर सकते। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट, ओके। चलो, इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी करीब 43.9 थाउजेंड हेक्टेयर, है ना, जो है बेसिकली फॉरेस्ट लॉस देखने को मिला है 21 और 22 के बीच में। और बेसिकली ट्री कवर भी करीब 17% जो है लॉस हुआ है। इंडोनेशिया और मलेशिया काफ़ी जो है बेहतर तरीके से अपने फॉरेस्ट कवर को मैनेज कर पाए हैं, ये रिपोर्ट ने बताया है। और लॉस यहाँ पे रिकॉर्ड लेवल पे लो देखा गया। इसके अलावा देखोगे चीन, वियतनाम, ठीक है, मेडागास्कर, ये भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने फॉरेस्ट कवर को लेकर काम किया है। तो थोड़ा सा पता हो, है ना, जैसे चीन, ये कम से कम थोड़ा याद हो, ताकि हम कल को लिख सके कि देखो वो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, बट देखो कैसे वो अपने फॉरेस्ट जो है रिजर्व्स को भी प्रोटेक्ट करने को लेके काम कर रहे हैं, जैसा कि फाइनली एक रिपोर्ट ने हमें बताया है। इस तरह के स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। एंड आई होप कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है, सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को प्लीज़ शेयर अपने जो है फिल एस्पिरेंट्स के साथ कीजिएगा, राइट। चलिए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो देखो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, वो डिफरेंट वजह से न्यूज़ में था। अभी एक्चुअली उन्होंने कमिटी बनाई है और उस कमिटी का मैंडेट ये रखा गया है कि जो हॉस्पिटल्स का आउटर एरिया है ना, वहाँ पे जो पॉल्यूशन वगैरह होता है उसको कैसे कम किया जाए, है ना, हॉस्पिटल्स के आसपास के एरिया को कैसे ठीक रखा जाए। तो देखो स्टैब्लिश कैसे हुई थी, एक आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट है, उसके तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था। स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक चेयरपर्सन होते हैं, कुछ जुडिशियल मेंबर होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स मेंबर होते हैं। तो पॉलिटी का ये बेसिकली आपका क्या है, एक तरीके से टॉपिक बन जाता है, इसको देख लीजिएगा। जो इन्होंने सिलेक्शन कमेटी बेसिकली बनाई है ना, उसके बारे में थोड़ा सा क्या है यहाँ पर देखते हैं कि वो जो सिलेक्शन कमेटी है वो आपके जो बेसिकली सेक्रेटरी होते हैं हेल्थ को लेकर, उनकी जो है अध्यक्षता में बनाई है। और उनको ये कहा गया है कि जो बेसिकली आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या कुछ बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके आसपास पॉल्यूशन को लेकर आप जो है एनालाइज कीजिए चीज़ों को, ठीक है। किस तरीके से जो है एनवायरमेंटल कुछ इश्यूज वहाँ पे देखने को मिलते हैं, उनके कुछ सॉल्यूशंस निकालिए एंड देन अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कीजिए, ठीक है, ये बताया गया है। बाकी अगर आप बात करोगे तो ये जो आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल होता है, इसके पास ना एक आप कह सकते हैं सिविल कोर्ट जैसे पावर होते हैं, है ना। और बेसिकली आप देख सकते हैं कि एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी इसके पास होता है। और जो ना आपका बेसिकली जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है ये उससे बाउंड नहीं होता, बल्कि जो नेचुरल जस्टिस है, प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंगली ये काम करता है, ठीक है। और बेसिकली इसके बारे में
मेंबर्स का जो एलिजिबिलिटी है, कितने टाइम के लिए मेंबर्स रहते हैं, चेयरपर्सन को लेकर क्या हाल फिलहाल में बदलाव हुआ था, ये आप अपने जीएस पेपर 2 पॉलिटी के तहत पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना बस मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही थी, एनजीटी की तरफ से ना कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस पर जजमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, करीब 6-7 ऐसे जजमेंट्स को जो है नोट डाउन करके रखिएगा। मैं भी शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे टाइम टू टाइम, ताकि मेंस में आप उन सबको जो है कोट कर सको जहाँ पे भी इस तरह का रिलेवेंट कुछ नज़र आए, ठीक है। चलिए, दिस इज क्लियर। और अगेन जो है, अगर इतनी ही मज़ेदार तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, अपने यूपीएससी 2024 के सपने को साकार करना चाहते हैं, तो डोंट हेजिटेट, बाकी लोगों की तरह ज्वाइन कीजिए स्टडी आईक्यू का P2I बैच, राइट है। और P2I बैच में आपको मीन्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम का पार्ट बनने का भी मौका मिलेगा। बेस्ट किताबों से पढ़ाई होगी, बेस्ट फैकल्टी पढ़ाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो बात करने के लिए मेंटर अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। 2024 के लिए दिस इज द वेरी राइट टाइम जब आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 10 जुलाई से सुबह 8 बजे बैच स्टार्ट हो रहा है। प्लीज़ अभी से ज्वाइन करके फर्स्ट क्लास से जो है अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दो। एक बड़े डिस्काउंट को अवेल आप कर सकते हैं इफ़ यू यूज़ योर फैकल्टी को, दैट इज़ प्राची लाइव। और बैच के बारे में, पीडीएफ्स के बारे में, टॉपिक्स के बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या फिर अपने प्रिपरेशन को लेकर कुछ भी पूछना चाहते हो, प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद प्राची। वी हैव अ स्मॉल फैमिली देयर, जहाँ पर हम आपस में जो है अपनी यूपीएससी की तैयारी से रिलेटेड बातें करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बाकी अपना बहुत ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। और स्टैटिक के लिए जो एनवायरनमेंट बुक सीरीज है उसको पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। बुक से भी पढ़ना है और वीडियोस को देख के समझना भी है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की जिम्मेदारी तो मैं ले रही हूँ ना, तो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। चलिए, जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।